नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं उसके पार्ट 5 को इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जो प्रैक्टिस सेट है पूरी तरह से आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है उस पर आधारित है। टोटल इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको 30 प्रश्न उपलब्ध करवाते हैं तथा इन 30 प्रश्नों में से अगर आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक, बिल्कुल ईमानदारी से अगर 25 प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है वह आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी अच्छे लेवल की है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड किया कीजिए। यह प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तथा आज हम जो प्रैक्टिस सेट है उसके पार्ट 5 को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दीनदयाल आदर्श योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इस प्रश्न को हमने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो अगर आपको इंग्लिश में सुविधा है तो प्रश्न को इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो दीनदयाल आदर्श योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो डाक टिकट संग्रह, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। डाक टिकट संग्रह से संबंधित थी दीनदयाल आदर्श योजना। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में जो बीमा क्षेत्र है उसको नियंत्रित किया जाता है इरडई के द्वारा। इरडई का पूरा नाम क्या होता है? इसको हम कहते हैं बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जो है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम इरडई के नाम से जानते हैं, यह जो है भारत में बीमा क्षेत्र को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इरडई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो इरडई के अध्यक्ष हैं वह हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। कौन है? तो सुभाष चंद्र खुंटिया जो हैं वर्तमान में क्या हैं? तो इरडई के अध्यक्ष हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम एलआईसी की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो एमआर कुमार। कौन है? तो एमआर कुमार जो हैं एलआईसी के अध्यक्ष हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है यह कौन जारी करता है? तो श्रम ब्यूरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम ब्यूरो के द्वारा जो है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी, यानी कि श्रम ब्यूरो के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मुरुगप्पा गोल्ड कप का जो संबंध है यह निम्नलिखित में से किससे है? तो हॉकी से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हॉकी से। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। मुरुगप्पा गोल्ड लोन का जो मतलब गोल्ड कप का जो संबंध है यह किससे है? तो मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध है हॉकी से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? तो दिए गए ऑप्शंस में से यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो तीनों नदियां जो हैं यमुना के सहायक है, चंबल, बेतवा और केन यानी कि उपयुक्त सभी जो नदियां हैं ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। तो आपको याद रखना है। तथा यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना जो है यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वह है यमुना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, एक एमबी निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो एक एमबी किसके बराबर होता है? तो आपका जो एक एमबी होता है इसमें आपका होता है 1024 केबी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। एक एमबी में आपका हो जाता है 1024 केबी। अब यहाँ पे एमबी का मतलब क्या होता है? तो एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। क्या होता है? एमबी का मतलब आपका होता है मेगाबाइट, केबी का मतलब होता है किलोबाइट और जीबी का मतलब आपका क्या होता है? जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। तो आपको याद रखना है। अगर हम एक जीबी की बात करें तो एक जीबी में कितना एमबी होता है? तो एक जीबी में आपका होता है 1024 एमबी। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है?
तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का जो है सर्विस होता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है यह एक प्रकार की सेवा यानी कि एक प्रकार का सर्विस होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, सर्विस। अगला प्रश्न हमारा है, प्रतिरोध किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है? तो प्रतिरोध जो है किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है? तो जो प्रतिरोध है इसको हम मापते हैं ओम मीटर से। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। जो प्रतिरोध होता है यह जो है आपका ओम मीटर की सहायता से मापा जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ओम मीटर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह किसका बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह बना होता है टंगस्टन धातु का। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। तो आप इसे याद रखिएगा। अब जो बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो टंगस्टन होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो गलनांक होता है वह बहुत ही अधिक होता है। इसी कारण से जो है इसका जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है, शुष्क बर्फ जिसको इंग्लिश में हम ड्राई आइस कहते हैं किसकी बनी होती है? तो जो शुष्क बर्फ होती है किसकी बनी होती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है शुष्क बर्फ, यानी कि ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। अगला प्रश्न हमारा है, डायनमो क्या कार्य करता है, किसको परिवर्तित करता है? तो जो डायनमो होता है यह परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। जो डायनमो होता है, डायनमो का कार्य क्या होता है? तो डायनमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, कितने डिग्री पर जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कितने तापक्रम पे समान रहते हैं? तो -40 डिग्री पे जो है आपका जो सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है दोनों इक्वल यानी कि दोनों समान होता है। तो -40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मार्फिन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो मार्फिन का उपयोग है या किस रूप में किया जाता है? तो जो मार्फिन होता है इसका जो उपयोग है यह दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। मार्फिन का जो उपयोग है यह दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, हर्ट्ज किसको मापने की एक यूनिट, मतलब हर्ट्ज के द्वारा क्या मापा जाता है? तो तरंगों की जो आवृत्ति होती है, जो तरंगों की फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम मापते हैं हर्ट्ज में, यानी कि फ्रिक्वेंसी का मापक होता है हर्ट्ज। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, तरंगों की आवृत्ति यानी कि तरंगों की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम हर्ट्ज में मापते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 2018 में यूनेस्को की मूर्त विरासत सूची में किसे शामिल किया गया था? तो 2018 में जो है यूनेस्को की मूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था निम्नलिखित में से किसको? तो विक्टोरियन गोथिक और आर्ट असेंबल मुंबई को, इन दोनों को जो है 2018 में यूनेस्को की मूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत का पहला जिला शीतलन प्रणाली कहाँ स्थापित की गई, यानी कि आपको बताना है कि भारत की जो पहली डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम है वो कहाँ पे लगाया गया है। तो भारत का जो पहला डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम है यह लगाया गया है कहाँ पे? तो अमरावती में। कहाँ पे? तो अमरावती में जो है भारत का पहला जिला शीतलन सिस्टम लगाया गया है। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, अमरावती। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला ब्लू बॉन्ड लॉन्च किया गया है? तो ब्लू बॉन्ड जो है पहला किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेशेल्स जो गणराज्य है, सेशेल्स जो है इसके द्वारा जो है दुनिया का पहला ब्लू बॉन्ड लॉन्च किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहला राज्य है जिसके पास 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो देश का पहला राज्य कौन सा जिसके पास 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो यह राज्य है आपका केरल। तो केरल के पास जो है वर्तमान में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। 2 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से रिलेटेड है, जिनको हाल ही में
लेटेस्ट टैग दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, जो आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो हवाई अड्डा है वह कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कुशीनगर का हवाई अड्डा आप याद रखिएगा, जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। इस हवाई अड्डे को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया गया था उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और एक दूसरा हवाई अड्डा है, आपको मिलेगा देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपको मिलेगा इंदौर में। तो जो देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा था, इसको भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया था, यह इंदौर का हवाई अड्डा है। तो दो इम्पॉर्टेंट हवाई अड्डे थे जिनको हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया, तो इनको भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के द्वारा किस में एकल उपयोग प्लास्टिक को आपको बताना है कि भारत जो है किस वर्ष तक एकल उपयोग प्लास्टिक को प्रतिबंध कर देगा अपने यहाँ। तो भारत का लक्ष्य है कि 2022 तक जो है एकल उपयोग प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए भारत में। तो ऑप्शन जो इसका बी है, ऑप्शन जो इसका सी है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 तक जो है एकल उपयोग प्लास्टिक को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा साल बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किस साल को घोषित किया गया है। तो साल जो 2023 का होगा, यह बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तथा यह फैसला किसने किया है। तो जो FAO है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था जो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा यह फैसला किया गया है कि जो साल 2023 होगा यह अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भारत में जो कृषि के जनक माने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, इन्हीं को जो है पहला क्या दिया गया था। तो प्रथम कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन जो इसका बी है, बिल्कुल सही है, MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न हमारा है, संगम वंश की स्थापना कब की गई, मतलब किसके द्वारा की गई थी। तो संगम वंश की जो स्थापना यह की गई थी हरिहर प्रथम और बुक्का राय के द्वारा। तो ऑप्शन जो इसका डी है, बिल्कुल सही है। हरिहर प्रथम और बुक्का राय, इन दोनों ने मिलकर जो है संगम वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्यों और उनके व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मनुष्यों और उनके व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है, बिल्कुल सही है। मनुष्यों और उनके व्यवहार के अध्ययन को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है यह प्रतिवर्ष 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है तथा यह बर्थडे होता है मेजर ध्यानचंद्र का। तो मेजर ध्यानचंद्र के बर्थडे को जो है हम मनाते हैं भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। तो ऑप्शन जो इसका ए है, बिल्कुल सही है, 29 अगस्त। अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया था। तो 1911 में जो है दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। तो ऑप्शन जो इसका बी है, बिल्कुल सही है, 1911। आपको बताना है सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो सेबी को हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तथा इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। तथा सेबी की जो स्थापना यह की गई थी 12 अप्रैल 1988 को। कब। तो 12 अप्रैल 1988 को जो है सेबी की स्थापना की गई थी। तो सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो अजय त्यागी। कौन है। तो अजय त्यागी जो हैं वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अनुच्छेद 148 यानी कि आर्टिकल 148 का संबंध किससे है। तो आर्टिकल 148 का संबंध है CAG से, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। तो आपको याद रखना है जो CAG होता है उसकी जो नियुक्ति है यह किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है। तो आर्टिकल 148 के अंतर्गत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो GC मुर्मू। कौन है। तो GC मुर्मू जो हैं ये वर्तमान में हमारे नियंत्रक मतलब महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इससे पहले ये क्या थे। तो इससे पहले ये थे GC मुर्मू, जम्मू कश्मीर
के पहले उपराज्यपाल, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, जो जीसी मुर्मू थे ये इससे पहले जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे, परंतु अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बना दिया गया मनोज सिन्हा को, तथा इनको जीसी मुर्मू को कौन सा कार्यभार दे दिया गया है, तो भारत के सीएजी का कार्यभार इनको दे दिया गया है। वहीं अगर हम महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 76 यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी कहते हैं। तो इसकी जो नियुक्ति है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। वहीं अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन से संबंधित आर्टिकल आपको मिलेगा आर्टिकल 324। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत कर सकता है? तो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, 2। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची यानी कि शेड्यूल का संबंध दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से है? तो दल बदल कानून का संबंध है अनुसूची 10 यानी कि जो शेड्यूल हमारा 10 है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से यानी कि दल बदल कानून से। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, काजीरंगा नेशनल पार्क यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है आपको मिलेगा असम में, तथा यह क्यों फेमस है? तो यह जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस, किसके लिए? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ था आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, उसके पार्ट 5 को हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे इसके पार्ट 6 में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।